नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने भी चाहिए, ऐसी कामना भी करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपका भी केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर में आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ाया था, उसकी परिभाषा बताई थी, एग्जाम्पल बताए थे, लक्षण बताए थे और उसका गतिक समीकरण बताया था। साथ में ही के का मात्रक निकालना सिखाया था, जो बहुत आवश्यक होता है। सभी लोगों के पास समय से पीडीएफ और समय से क्लासेस पहुंच रही हैं, तो सभी लोग ध्यान से उन चीज़ों का अध्ययन करते रहिए। बिल्कुल भी पढ़ाई के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसके क्या लक्षण होंगे, उसका काइनेटिक इक्वेशन कैसे निकालना है और उसके बाद में बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं कि उसके लिए के का मात्रक कैसे निकाला जाता है। सारी बातें क्रम से, सबसे पहले परिभाषा आएगी, फिर उदाहरण आएंगे, ठीक। तो ध्यान देंगे, मैं बात करता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए, बात यह कि प्रथम, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक की बात हो रही है। आपको जब मैंने शून्य कोटि पढ़ाया था तो ये बताया था कि वह है अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य का मतलब क्या है कि उसका कोई अमाउंट नहीं है। वह है अभिक्रिया जिसका वेग शून्य अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये बताया था हमने आपको। वह है अभिक्रिया जिसका वेग शून्य अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां क्या है, प्रथम कोटि, तो क्या कहेंगे, वह है अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। बोलो क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में कि वह है अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अगर मैं इसको घात के रूप में लिखना चाहूं, सपोज कर लिया एक अभिकारक है ए, बदलता है बेटा काय में, उत्पाद में। अगर मैं प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया वेग लिखूं, अभिक्रिया वेग, तो ये क्या है बताइए, अभिकारक। अभिकारक की ये क्या है, सांद्रता। अब अभिकारक हो गया, ये अभिकारक है, ये हो गई उसकी सांद्रता। लेकिन यह प्रथम कोटि है, तो बताइए घात कितनी लगेगी, 1। उसके क्या करना है, समानुपाती करना है। अब ये बात आपने यहां देखी, इसके आधार पर हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। क्या, वह अभिक्रिया जिसका वेग, करेक्ट, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक, ये ब्रैकेट किसको प्रदर्शित करता, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के कैसा होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्या, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के कैसा होता है, समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो 2 परिभाषा मैंने आपको इसकी समझा दी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे बेटा? एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 1, NH4NO2, इसका जब विघटन होता है तो ये N2 देता है और 2H2O देता है। कोई मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ इसका बताइए अमोनियम नाइट्राइट कितने मोल है, 1, तो इसकी कोटि हो गई बेटा 1। अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ इसी तरीके से H2O2, तो ये बदल जाता है H2O प्लस हाफ O2। बच्चों इसकी भी कोटि हो जाती है कितनी, 1। उसके बाद और एग्जाम्पल इसी तरीके से C12H22O11 सुक्रोज है, इसका जल अपघटन करते हैं लेकिन माध्यम अम्लीय हो, ये माध्यम है कैटालिस्ट नहीं है, माध्यम अम्लीय हो तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है। इस पर करता नहीं निर्भर, इस पर करता है। बताइए कोटि कितनी हो गई, 1। अब और चाहे तो और एग्जांपल ले ले, CH3 COOC2H5 एथिल एसीटेट, इसका भी जल अपघटन कर दीजिए, इसका भी जल अपघटन करेंगे तो ये टूट जाएगा, यहां से H आ जाएगा, CH3COOH, जानते ये टूटता है तो क्या देगा, ये CH3COO ऋणायन देगा, ये बचा हुआ हिस्सा धनायन हो जाएगा, तो इसका ऋणायन इधर क्या बनेगा, H धनायन, इसके धनायन से जुड़ जाएगा CH3C। अब इधर क्या बचा, C2H5, यहाँ OH, C2H5OH, इसकी भी कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। इस तरीके से आपने ये समझा कि क्या एग्जाम्पल हैं और क्या इसके की परिभाषा है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे वो देख लिया आपने। अब उसके बाद आता है लक्षण, पता होगा आपको, ले जाके बात कर लो। लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण हैं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला लक्षण, ये अभिक्रिया अनंत समय में कंप्लीट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया का वेग, देखिए शून्य कोटि में हमने बताया था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो अभिक्रिया एक समान दर से होती चली जाएगी, एक निश्चित समय में वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहां बात यह है कि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी लगातार कम होने लगेगा। जब सांद्रता बहुत कम हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उनको कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लगता है। तो लिख सकते हैं क्या कि इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में अनंत समय लगता है। कितना समय बेटा, अनंत समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, ध्यान दीजिए। आपने अभी पढ़ा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। दूसरा पॉइंट समझिए ध्यान से। आपको हमने बताया था कि अभिक्रिया वेग क्या बताया था, समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के। करेक्ट। यहां आप लिखेंगे अभिक्रिया वेग, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और के को कहते हैं क्या, वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा, वेग स्थिरांक। तो यहां अभिक्रिया वेग है, इसके साथ में वेग स्थिरांक इनटू ए की सांद्रता।
समझना बात को कि जब हम अभिक्रिया वेग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वेग स्थिरांक में एक ही सांद्रता का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि इस अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक बराबर होंगे तो आप कहेंगे नहीं बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया वेग का मात्रक या अभिक्रिया वेग केवल तभी बराबर हो सकता है जब वेग स्थिरांक में एक ही सांद्रता का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना। अब उधर शून्य कोटि में क्या था कि यहाँ कुछ सांद्रता थी नहीं, ठीक, यहाँ तो जो मान था वहां एक था तो सीधा था अभिक्रिया वेग बराबर वेग स्थिरांक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि अभिक्रिया वेग बराबर वेग स्थिरांक इनटू क्या बेटा, अभिकारक की सांद्रता। तो अब ये देखिएगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक बराबर होते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? कि ये मात्रक इसके तब बराबर होगा जब इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक समान नहीं होते हैं। करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या करना है, ध्यान दीजिए। पॉइंट यह है कि अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक है, उसकी सांद्रता हम, कोई भी अभिकारक था उसकी सांद्रता हमने क्या कर दी, n गुनी। तो बताइए ये क्या है, बताओ, सांद्रता। हम चाहते हैं कि सांद्रता n गुनी कर दें तो वेग कितना हो जाएगा। सांद्रता अगर हम n गुनी कर दें तो वेग कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि में हमने बताया था कि अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात होती है, एक घात। लगा दीजिए एक घात। तो बताइए क्या हो जाएगा, और एक घात कभी लिखी नहीं जाती है तो सीधा क्या, n इज इक्वल टू n। अर्थात अगर सांद्रता n गुनी कर दें तो वेग भी बच्चों कितना हो जाता है, n गुना हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि किसी, जैसे मान लीजिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए अभिकारक की सांद्रता n गुनी कर दें तो बताइए अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि n गुना ही, जितने गुना आप करते हैं, 3 गुनी करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितने, तो फिर हम क्या लिखेंगे बताइए कि अगर अभिकारक की सांद्रता n गुनी कर दें तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचें, किस किस के मध्य, वेग के मध्य और सांद्रता के मध्य, तो क्या होता है कि जैसे जैसे या तो सांद्रता शून्य होगी, फिर सांद्रता 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से मोल बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे ही वेग का भी जो ग्राफ है वो लगातार क्या होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सांद्रता और वेग के बीच में संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि लक्षण क्या है। पहला लक्षण, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में अनंत समय लगता है। वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक समान नहीं होते हैं, ये शून्य कोटि में होते। पेपर में आया भी है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो हमने बताया था शून्य कोटि में होती है, लेकिन इसमें नहीं होता। अगर अभिकारक पर निर्भर करेगा तो नहीं होगा। अगर अभिकारक की सांद्रता n गुनी कर दे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, n गुना। अगर हम वेग और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा बनेगा, अभी आपको हमने बना के दिखाया था। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम इसके लिए क्या क्या पढ़ा दिया हमने, बताइए। हमने आपको बताया था कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद उदाहरण, परिभाषा भी होगी उदाहरण भी हो गया, उसके बाद क्या, लक्षण, उसके बाद बोलो क्या आएगा, गतिक समीकरण, और उसके बाद आता है आपका के का मात्रक। तो बताइए इसमें क्या शेष बचा, गतिक समीकरण और के का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गतिक समीकरण, यहां से न्यूमेरिकल आपको 99% देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। तो गतिक समीकरण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा। क्या लिखेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिक समीकरण तो हो गया है पहले। अब हम आज किसके लिए? प्रथम कोटि की बात करते हैं। ठीक है बेटा। प्रथम, देखना आ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिक समीकरण, ठीक, काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमने बोला यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक अभिकारक की सांद्रता पर एग्जाम्पल बता दिए, लक्षण भी हमने आपको सारे समझा दिए। काइनेटिक इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है ये, मान लीजिए। आइए, गतिक समीकरण में हम क्या करते हैं, कुछ बातें रिमाइंड कराता हूं मैं। गतिक समीकरण में निकाला जाता है के का मान, ठीक। जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुन लीजिए। गतिक समीकरण में किसका मान निकाला जाता है? के का। दूसरी बात, कुछ फॉर्मूले हैं। अभिकारक जो होता है उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है, मैंने शून्य कोटि में बताई थी, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो वियोजित मात्रा होती है या उत्पाद की मात्रा होती है उसको काय से प्रदर्शित करते हैं? एक्स से, ठीक है ना। ये उत्पाद के लिए हो गया। ये बातें ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, उस दिन बताया था, समाकलन, समा एस, ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन। समाकलन का साइन है 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए बेटा, ये वाली जो चीज है ये लॉग के साथ में चली जाती है, log e x। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों को कोई समस्या नहीं। हमने बता दिया क्या कि 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या कहा कि ये वाली जो संख्या है ये log के साथ में चली जाती है। अब ये आपका ये पद बचा, इसका फर्दर अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो x का अवकलन dx के सापेक्ष एक आता है, एक का गुणा करेंगे तो बताइए क्या रहता है? log e x रहता है। इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। 1/x dx का समाकलन log e x होता है, बेस e है इसका। जो आपका पद बचा है इसका फर्दर अवकलन करते हैं, और इसका अगर dx के सापेक्ष अवकलन होगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, log बेस e m माइनस या कुछ भी कह दो n, तो इसको बताया जाता है log m/n। बोलो पढ़ा है? ये भी सूत्र आपने पढ़ा होगा, log m माइनस log n बराबर log m/log n। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर इसको नोट कर लीजिए, अभी इसका यूज होने वाला है, ठीक है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, आ जाइए, गौर से सुनिए। अब ध्यान दीजिए, मान लिया एक अभिकारक है A, बदल जाता है काय में, उत्पाद में। आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि सांद्रता घटती है। ठीक, तो यहां पर हम कहेंगे कि जब प्रारंभ था, प्रारंभ में इसकी मात्रा थी A मोल, बताया था प्रारंभिक मात्रा A मोल, तो बताओ इसकी कितनी थी? 0 मोल। अब अभिक्रिया होने लगी, कुछ समय व्यतीत हो गया, मान लीजिए वो T समय था, T समय बाद
हमने आपको बताया था कि जब अभिक्रिया होने लगती है तो जितना पदार्थ उत्पाद के रूप में बन जाता है वो पदार्थ अभिकारक में से माइनस हो जाता है। हमने उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि ये चक्की का हॉपर है, ठीक है ना, इसमें आपने 50 किलो गेहूं भर लिया। ये एक प्रारंभिक कंडीशन है, जब समय 0 था हमने चक्की को स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए t बराबर 5 सेकंड हो गया या 5 मिनट हो गया, कुछ भी समय मान लो। मान लीजिए ये 2 किलो आटा आपको प्राप्त हो गया। मैं आपसे कहूं बताइए अब सांद्रता 5 सेकंड के बाद सांद्रता कितनी बची, तो आप क्या कहेंगे 50 माइनस का 2 बराबर 48। तो देखिए 50 ए ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये क्या है प्रारंभिक, और ये जो 2 है ये है जो उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हुई है। तो बताइए यहां मान लिया कि अगर x मोल आ जाए, जैसे इधर कितना था 2 आया था, तो 2 को हमने क्या किया प्रारंभिक में से घटा दिया, 50 में से घटाया, तो यहां टोटल कितनी है a माइनस का x मोल। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? उम्मीद है कि आ गई होगी। कुछ नहीं करना, जो उत्पाद के रूप में बनता है वो हम इसमें से माइनस कर दिया करते हैं। t समय बाद, t समय बाद अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बात हो रही है प्रथम कोटि की। अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है प्रथम कोटि के लिए, काहे के अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात, प्रथम घात। आगे क्या हो जाएगा अभिक्रिया वेग, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो के ले आओगे। अब ये बताइए कि t समय के बाद सांद्रता कितनी है, एक ही सांद्रता, ये जो ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को, तो बताइए सांद्रता कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर a माइनस का x। करेक्ट। मैंने आपको जब शून्य कोटि पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो अभिक्रिया वेग होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है इसको dx अपॉन dt से प्रदर्शित करते हैं। x सांद्रता हो गई और d का मतलब क्या हुआ डिफरेंस, और t टाइम, लेकिन d का मतलब डिफरेंस, समयांतराल। बताइए बेटा अभिक्रिया वेग क्या होता है, dx अपॉन dt बराबर k इंटू a माइनस का x। x इसमें दिया हुआ है, इस x वाले पद को इधर ले आइए dx के साथ, dx अपॉन a माइनस का x इज इक्वल टू k इंटू dt। आ जाइए आगे। अब हम करते समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन का साइन आपको बता दिया हमने स एस, तो इसी को थोड़ा ऐसा कर दीजिए, बस ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/5 लिखा है, तो क्या हम उसको 1/5 गुणा 2 नहीं लिख सकते? जो ऊपर वाली चीज dx है हमने उसको अलग कर दिया, तो यहाँ क्या छुपा है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। तो देखो बेटा यहाँ 1 छुपा था, ठीक, तो हमने कर दिया 1/5 इंटू 2, बात वही है, 2 × 2 2/5, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। आगे बात समझ में कि इसको हमने कैसे अलग किया। अब आगे चलिए, आगे ध्यान दे बेटा, इधर आ जाइए, इधर क्या है के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अभी पढ़ाया था क्या, दोबारा से बताता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx बताया था। ये वाली जो चीज है वो किसके साथ, लॉग के साथ चली जाती है। कर दीजिए, तो ये लॉग के साथ जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस का x। हमने बताया था इस पद का फर्दर अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का अभी पढ़ाया था 1 होता है, और 1 लेकिन काय का, माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा
इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, के dt का शून्य कोट में पढ़ाया था कि dt का dx का इन सब का d हट जाता है, बस इसको हटाया था तो बताया था d निकल गया था, तो kt प्लस बताया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपको लाना है। क्यों लाना है कि आप जानते हैं समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, हो सकता है कि कोई अचर पहले से उसमें मौजूद हो, बस ये बात है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, kt प्लस सी। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब जब हमने ये बताया था कि जब हमारा इस तरीके का इक्वेशन निकल आए तो हम क्या करेंगे, जब हमारा टाइम 0 था तो बताइए x की मात्रा कितनी थी, 0। इस अचर पद को ज्ञात करने के लिए हम इसको लगा देंगे, जब t बराबर 0 हो तो x इज इक्वल टू 0 होगा। अतः समीकरण काय से बेटा, 1 से लगा लो, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स का मान 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी। अब देखिए a में से 0 घटाओगे a ही बचेगा, माइनस लॉग ई a बराबर क्या हो गया, c हो गया। ये आ गया, c का मान निकाल लिया। अब ये जो c का मान है, इस अचर पद के मान को उठा करके इस समीकरण में लगा दीजिए। c का मान विशाल देखना, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए c का मान समीकरण 1 में, इस ठीक है, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। ये प्लस है लेकिन यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया, माइनस लॉग ई ए। लॉग लॉग वाले एक तरफ पक्षांतर कर लीजिए, ये जब इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, kt हो गया। हमने आपको शून्य कोटि में पढ़ाया था कि हम t के नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। अब ये बताइए कि log m, इसको n बना दीजिए तो क्या हुआ बेटा, बता दीजिए, log m माइनस log n, तो क्या फॉर्मूला बताया था, log m बट्टे n। ये m है ये n है, तब क्या हो जाएगा, तब log e, ये m है, m को कर दीजिए ऊपर, ठीक है, और n a माइनस एक्स नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, kt, t के अपॉन में बंद कर लीजिए। अब इसको ले आइए इधर, क्या हो जाएगा, 1 बट्टे t log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, k। ये जो log e है, हम क्वेश्चन में log 10 को यूज किया करते हैं, तो log e जो है इसको log बेस e को बेस 10 में बदल दो। ध्यान रखना, बेस e को बेस 10 में बदलने के लिए log बेस e, तो हमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तब ये जाकर के बेस 10 में बदलेगा। अब बताना बेटा, जब हम इसको यहां रखेंगे तो इसका गुणा 1 में होगा, आपस में गुणा में ही है, तो क्या हो जाएगा बताइए, k बराबर 2.303, ठीक है, इसमें गुणा होगा अपॉन t, ये लॉग जो बेस e था वो बेस 10 हो गया, a अपॉन a माइनस का x। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ये काइनेटिक इक्वेशन है, आप इसका
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपके नोट्स में PDF में ये पूरा लिखा हुआ है, फिर भी एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट ले लीजिए। ठीक है, और घर पर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बच्चों आराम से आ जाएगा। कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है जो आप ना समझ पाए हो। ठीक है, आप चाहो तो 1 मिनट के लिए मैं दोबारा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझा देते हैं। अभिकारक ए था, उत्पाद में बदल गया। प्रारंभ में इसके ए मोल थे तो इसके 0, समय कुछ गुजर गया तो कुछ उत्पाद बना, वो अभिकारक में से घट जाएगा। टी समय के बाद अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग समानुपाती हटाओ k × a - x हो गया। ये कहाँ से आया? टी समय के बाद। इसको क्यों लिया? क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। हम टी समय बाद के लिए इसको निकाल रहे हैं। अभिक्रिया वेग को हमने बताया था dx/dt से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि a - x, x वालों इधर ले आइए, इसको हम 1/ax a-x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगा कि 1/x जो यहाँ होता है वो लॉग के साथ चला जाता है, वास्तव में लॉग के साथ चला गया। फिर जो बचा पद उसका फर्दर अवकलन किया, अवकलन करने से a का 0 x का 1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करके इधर ले आए। अब हमने क्या बताया, इस अचर पद की वैल्यू को निकालने के लिए क्या हम टाइम को 0 कर देंगे तो x भी 0 होगा, लगा दिया, c का मान निकल के आ गया। इसको उठा करके समीकरण में लगाया, -log e a - x kt - c की जगह क्या -log e a हो गया। इसको लाए पक्षांतर करके तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, लेकिन ये माइनस का ही रहा। ठीक, हमने log m - log n लगा दिया, log m/n, तब log e a/a - x बराबर kt। इसके नीचे बना सकते log जो बेस e है बेस 10 में बदलने के लिए कितने का गुणा करते 2.303 का। इस तरीके से ये पूरा काइनेटिक इक्वेशन आया। t क्या है? समय, a प्रारंभिक मात्रा, और जो ये है ये बची हुई मात्रा। ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक, प्रारंभिक में से उत्पाद की मात्रा घटेंगे तो वही तो होगा अभिकारक की बची हुई मात्रा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं अर्ध आयुकाल के लिए एक व्यंजक और निकालते हैं। आपने शून्य कोटि में भी पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। ध्यान करो, आप पिछले वाले लेक्चर में जाइए, उसमें हमने आपको पढ़ाया था क्या अर्ध आयुकाल के लिए काइनेटिक इक्वेशन तो यही समाप्त हो गया। ठीक है, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिक समीकरण है। गतिक समीकरण में k का मान निकालते हैं। अर्ध आयुकाल के लिए बताया था, अर्ध आयुकाल के लिए जो t है, अर्ध आयुकाल को t½ से प्रदर्शित करते हैं, और जो x है प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग। करेक्ट आया ध्यान, प्रारंभिक सांद्रता a, x है, आधा समय लगा तो आधी खर्च हो गई। तब गतिक समीकरण से लगा दीजिए k = 2.303 अपॉन t की जगह क्या t½ log बेस 10 a अपॉन a - x की जगह पर क्या लगाएंगे a/2। इसके नीचे बंद बनाओ, एलसीएम ले लो फटाफट। तो k बराबर 2.303 अपॉन t½ log बेस 10 a अपॉन इधर जाएगा तो 2a - a अपॉन 2। इसको ले जाओ ऊपर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2.303 अपॉन क्या हो गया t½ log बेस 10। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो 2a, और 2a में से a घटा दो, a बचा, a से a कैंसिल, क्या आ गया log 2। ठीक है ना, बट log 2 का मान कितना होता है? log 2 का 0.3010 लगाइए फटाफट। k बराबर 2.303 अपॉन नीचे क्या है t½ log 2 का मान कितना है 0.3010। इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, आता है 0.693। घर पे बैठ के करिए
टी हाफ को ले आइए इधर, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये आ गया। इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखिए। अब ये बताइए टी हाफ क्या है, फटाफट कह दोगे अर्धायकाल, लेकिन इसमें के ये तो स्थिर हो गया, स्थिरांक है। तो ये बताइए क्या जो अर्धायकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता। प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, ए, केवल तभी निर्भर कर सकता जब इक्वेशन में आना चाहिए। क्या इसमें आ रहा है ए, नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, या उससे स्वतंत्र होता। पेपर में पूछा गया कि सिद्ध करिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायकाल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, तो आपको ये वाला इतना डेरिवेशन करके दिखाना है। तो इस तरीके से बच्चों काइनेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। उससे अर्धायकाल कैसे निकालेंगे ये हमने आपको बता दिया कि टी की जगह टी हाफ लगाइए, एक्स की जगह a/2 लगाइए। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या बचा, एक लास्ट पॉइंट बचा जिसका नाम है क्या, के का मात्रक निकालना। क्या निकालना बेटा, के का मात्रक निकालना। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक ज्ञात करना। अभी बताते हैं आपको फटाफट दोनों तरीकों से। ध्यान दीजिए, अभिकारक है ए, बदल गया कायम है उत्पाद में, ठीक है। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए क्या बताया था, अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, करेक्ट। अभिक्रिया वेग समानुपाती, हटाओ के लगा दो फटाफट, क्या आ जाएगा, ए की सांद्रता, करेक्ट। हमें करना क्या है, मात्रक निकालना है के का। तो यहां केवल के लिखा है, लिख दो के का मात्रक, बस ये जोड़ना है। तब अभिक्रिया वेग का मात्रक बराबर के का मात्रक इंटू ए की सांद्रता का मात्रक, ठीक है बच्चों। केवल कुछ नहीं किया हमने, का मात्रक का मात्रक का मात्रक लगा दिया, बस। शून्य कोटि में पढ़ा चुका हूं और पहले भी आपको बताया है कि अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है कितना, मोल वटे लीटर इंटू सेकेंड बराबर क्या, के का मात्रक। ए की सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, इसमें भी बता चुका हूं, मोल प्रति लीटर, करेक्ट। मोल से मोल कटा, लीटर से लीटर कटा, बताओ क्या बना, के का मात्रक बराबर 1/सेकंड। हमने बताया था कि सेकंड क्या या मिनट भी हो सकता है। अगर चाहे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो बताओ ऊपर ले जाने पर अभी इस पर घात कितनी है, 1। जिस पर कोई घात नहीं दिखती उस पर 1 होती है, ऊपर ले जाते तो चिन्ह बदल जाता है। बताओ के का मात्रक कितना निकल के आया, सेकंड इनवर्स। मिनट होती तो हम क्या मान लेते, मिनट इनवर्स। ठीक इस तरीके से हमने बताया कि हम निकालते हैं क्या, के का मात्रक। सीख गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जुगाड़ की, ठीक है ना। जुगाड़ लगा दीजिए फटाफट, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जुगाड़ बता चुका हूं, होती है मोल 1 - n लीटर n - 1
इंटू सेकंड इनवर्स। ये जुगाड़ है आपकी। n का मतलब होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n बराबर कितना कर दें? 1। तो बताओ बेटा क्या हुआ? मोल 1 माइनस 1 इंटू लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इससे ये कटा, इससे ये कटा, मोल की घात 0 हो गई, लीटर की भी घात 0 हो गई, इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया। किसी की भी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1। इसका भी 1, इसका भी 1। तो बताओ मात्रक क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स हो गया। ठीक, तो ये क्या है बेटा? k का मात्रक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आज आपको पढ़ाया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, उसके लक्षण, उसका काइनेटिक इक्वेशन और उसके लिए k का मात्रक, कॉन्सेप्ट बेस और ट्रिक इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। एक विशेष बात आपको बतानी है कि जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती हैं, वो सारी की सारी प्रथम कोटि में आती हैं। नोट्स में अपने में नोट कर दीजिए कि जो रेडियो एक्टिव विघटन है, रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो क्या होता है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें, ये जो K है इसको आप वेग स्थिरांक कहते हैं, लेकिन जब इसमें आएगा रेडियो एक्टिव के लिए तो ये जो K है ये क्षय स्थिरांक का काम करेगा। किसका? क्षय स्थिरांक का। तो इस तरीके से आज का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 5 बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, आराम से आपको सबको PDF लगातार कोचिंग पर बांटे जा रहे हैं, आप PDF लीजिए और सारी चीज़ों को देखते चलिए, साथ साथ याद करते रहिए। पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।